Good morning, students. Today we will discuss a very important topic of income tax, that is income from other sources. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आती है? जैसे हमारे पास 5 हेड होते हैं इनकम के: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद जो इनकम होती है वो, एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड द लास्ट इज़ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आती है कि जो इनकम हमारे चारों हेड्स में नहीं आती, इससे पहले वाले जो 4 हेड हमने डिस्कस किए थे, जो इनकम इनमें नहीं आती वो इनकम हमारी अदर सोर्सेज में आती है। लेकिन फिर भी हम ऐसे ही गैस करके हम नहीं कर सकते कि कोई इनकम हमें समझ नहीं आ रही, अगर उनमें नहीं आती तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो इसमें हमने मेनली 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किस तरीके से? एक तो कुछ स्पेसिफिक इनकम होती है जिसे हम कैटेगरी ए बोलते हैं, और एक होती है इन अदर इनकम आर चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 2 इनकम होती हैं। पहले हम कुछ स्पेसिफिक इनकम को ही डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी इनकम है जो हमें ये लगेगा कि वो इनकम फ्रॉम सैलरी में भी आ सकती है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आ सकती है, लेकिन वो इन रियलिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ऐसी है जो इनकम अदर सोर्सेज में आएंगी। सबसे पहले है डिविडेंड से अगर कोई इनकम मिलती है, तो एक स्पेसिफिक इनकम है कि डिविडेंड से अगर कोई इनकम मिलती है वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आती है। लेकिन डिविडेंड अगर हमें डोमेस्टिक कंपनी से कोई डिविडेंड मिल रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो डोमेस्टिक कंपनी है वो खुद ही डिविडेंड उस पर टैक्स पे करती है, तो हमें उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए डिविडेंड पर जो भी टैक्स होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन हाँ, अगर डिविडेंड हमें किसी फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, जैसे मान लो हमने किसी बाहर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वहाँ से हमें डिविडेंड मिल रहा है, डोमेस्टिक कंपनी से नहीं है, उस केस में वो कहाँ पर आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद है अगर आपको कोई ऐसी इनकम होती है जो आपने लॉटरी परचेज की थी, क्रॉसवर्ड पजल, या फिर हॉर्स रेस, कार्ड गेम और अदर इसी तरह का कोई गेम अगर आपने खेला था, जैसे कौन बनेगा करोड़पति से आप 1 करोड़ रुपए जीत के आए हैं, तो वो कहाँ पर आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद है कि अगर एम्प्लॉय को कोई अमाउंट रिसीव होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविडेंट फंड का, आई अगेन रिपीट कि प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड से के बाद जो एम्प्लॉय को अगर कोई अमाउंट रिसीव होता है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। उसके बाद है इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कि अगर हमने कोई सिक्योरिटी परचेज़ की है, जैसे म्यूचुअल फंड परचेज़ किए हैं या एफडी करवा रखी है बैंक में या सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, तो उससे जो इनकम होगी वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगी। उसके बाद है कि अगर हमारे पास कोई प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है और उसको हमने हायर पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, बट ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है। मान लो अगर वो बिजनेस है कि हम रेंट पे ही देते हैं, तो वो तो आएगी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। लेकिन अगर हमारा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, बस हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मशीनरी है, प्लांट है और उसको हमने हायर पे दिया हुआ है, रेंट पे, तो उस केस में जो हमें रेंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। इसी तरह से हम अगर डिस्कस करें कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर हमें कोई अमाउंट रिसीव होता है तो वो भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी पर्सन को कोई गिफ्ट रिसीव होता है, अब हम गिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर गिफ्ट को अगर हम मनी की टर्म्स में अगर हमें कोई पैसे है, अगर उस अमाउंट की कोई ऐसे एज ए गिफ्ट हमें प्रेजेंट देता है 50,000, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारी पूरी की पूरी जो हमें 50,000 से ज़्यादा मिले हैं वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। लेकिन अगर मनी की टर्म में ना देकर अगर हमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे देता है, मतलब जिसको हम मूव नहीं कर सकते, मान लो शेयर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, तो अगर ऐसा आपको बिना किसी कंसिडरेशन के दिया है और उसकी कीमत 50,000 से ज़्यादा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी, जो हमारी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू होती है वो हम उस प्रॉपर्टी का हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। लेकिन हमने किसी कंसिडरेशन के बदले दिया है, मतलब हमने उसके बदले, मान लो हमें किसी ने जैसे लैंड प्रोवाइड की है और लैंड के बदले हमने उसको 60,000 रुपीज़ हमने उसको दे दी कि इतने 60,000 की हमने लैंड आपसे ली है, तो उस केस में भी
अगर वो जो हमारी प्रॉपर्टी है 50,000 से ज़्यादा की है तो हमें उस पर स्टैम्प ड्यूटी आपको पेपर में दी मिलेगी कि इस पर इतनी स्टैम्प ड्यूटी है, तो वो आपको उतने अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और प्रॉपर्टी अगर आप देते हैं तो इसी उसमें जो आपको एग्रीगेट फेयर वैल्यू होगी, जैसे आपको किसी ने म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिया आपके नाम से, और उनकी कीमत अगर 50,000 से ज़्यादा है तो जितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड हो जाएगी। हो सकता है कि उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 45,000 है, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 45,000 दिखाना पड़ेंगे। अब आते हैं कि रिलेटिव में कौन कौन से हम आते हैं। रिलेटिव का मतलब है इसमें सबसे पहला तो है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, उसका कोई हस्बैंड या वाइफ है, अगर उससे उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो वो भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। तो रिलेटिव में इसमें रिलेटिव की कुछ डेफिनेशन है जिसमें हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। इनके अलावा अगर कहीं और से हमें गिफ्ट मिलता है तो वो हमें टैक्सेबल होता है। तो अगर कोई रिलेटिव हमें गिफ्ट देता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। तो अब क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव में कौन कौन आएगा। एक तो स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल, स्पाउस मतलब उसका हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ को अगर हस्बैंड वाइफ आपस में गिफ्ट देते हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगी। अब है कि ब्रदर और सिस्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर भाई बहन से कोई गिफ्ट मिलता है या फिर ब्रदर और सिस्टर के स्पाउस, उनके हस्बैंड और वाइफ से आपको कोई गिफ्ट मिलता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई किसी का कोई लीगल हायर है उससे आपको गिफ्ट मिलता है जो आप पे डिपेंड है, तो इस केस में आपको जो ट्रांसफ़र होगा प्रॉपर्टी का या कोई मनी ट्रांसफ़र होगा तो उस केस में ये सभी हमारी जो कंडीशंस है अप्लाई नहीं होंगी। तो जो अबव कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि आपको मनी ट्रांसफ़र हो जाए 50,000 से ज़्यादा, तो वो रिलेटिव अगर आपको देता है तो उस केस में नहीं होती। अब ये जो 4-5 रिलेटिव्स की डेफिनेशन है, इनके अलावा अगर आपको गिफ्ट प्रोवाइड करेगा तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा। अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहला तो स्पेसिफिक इनकम थी ये कि ये इनकम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएंगी। तो अब है अदर इनकम, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ सकती है वो है, फर्स्ट है कोई भी इंटरेस्ट है, चाहे वो सिक्योरिटी पर है, बैंक डिपॉजिट पर है, या फिर आपको इनकम टैक्स को से रिफ़ंड मिला है, या फिर आपने एफडी करवा रखी है उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। उसके बाद है कि आपके पास कोई बिल्डिंग है और उसका थोड़ा सा पोर्शन ही आपने किराए पर दिया हुआ है और उससे आपको रेंट मिलता है, उस केस में भी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इसी तरह से अगर कोई टीचर है या कोई प्रोफेसर है या लॉयर है और वो अपना एक्स्ट्रा एग्ज़ाम ड्यूटीज़ देता है, एग्ज़ाम ड्यूटी में उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, या कोई एक्स्ट्रा काम करता है उसके बदले उसे रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर लॉयर अपना रेगुलर जो उसका है क्लाइंट्स के साथ डील करना, उसको रेगुलर जो इनकम मिलती है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। लेकिन अगर उसने एक्स्ट्रा काम किया है, कोई कहीं पर जाकर एक्स्ट्रा लेक्चर दिया है या कोई अलग से उसकी ड्यूटी लगी हुई है, उसके बदले उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। लेकिन अगर वो अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ करता है, जैसे लॉयर की जो अपने डेली के केसेस हैं उनके बदले उसे जो मिलता है, वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम रॉयल्टी आती है, डायरेक्टर्स की फ़ीस है। उसके बाद रेंट ऑन लैंड, अगर कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को हो सकता है आपने किराए पे नहीं दिया हो, आपका बिजनेस नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, उसके छोटे से पोर्शन को, बिल्डिंग के छोटे से पोर्शन को ही रेंट पे दिया हुआ है, तो उस छोटे पोर्शन की जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। अगर आपने उसका पूरा का पूरा फ्लोर अगर दिया हुआ है रेंट पे, तो उस केस में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। लेकिन आपने बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन अगर दिया हुआ, मान लो हो सकता है आपने बेसमेंट है, बेसमेंट को पार्किंग के लिए दिया हुआ है या किसी मार्केटिंग के वर्क के लिए दिया हुआ है, तो उस केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया से रिसीव हुई है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया से रिसीव हुई है तो उस केस में वो हमारी टैक्सेबल अदर सोर्सेज में होगी। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो ऐसी कोई भी अगर इनकम है, मान लो किसी की चाइना में कोई लैंड है, एग्रीकल्चर इनकम वहाँ से उससे रिसीव हुई है, तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी।
इसी तरह से इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फेरीज एंड फिशरीज़, अगर किसी का कोई जैसे कि फेरी का बिजनेस है, मार्केट्स हैं, उसने अपनी मार्केट अपने जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो इनकम नहीं आती है तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अगर हमने लीज पे कोई प्रॉपर्टी दी हुई है उससे इनकम मिलती है तो वो भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगी। उसके बाद है, अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा, जैसे न्यूज़पेपर में आपके आर्टिकल आते हैं या किसी जर्नल में आर्टिकल आए हैं और उसके बदले अगर जर्नल वाले आपको कोई रेमुनरेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका इनकम फ्रॉम एक सैलरी में नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं आएगा, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसी तरह से बहुत बात है कि हमारे अकाउंट हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते। मान लो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आए और मैंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया कि ये कहाँ से आए हैं, और अगर ऐसी कोई इनकम हमें मिल जाए और हम उसे डिस्क्लोज नहीं करते कि 1 लाख का अमाउंट हमारे पास कहाँ से आया है, तो फिर वो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही दिखाना पड़ेगा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, हमने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हमारे अकाउंट से अटैच है जो हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को नहीं बता रखी, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखानी पड़ेगी। इसी तरह से अनएक्सप्लेन्ड मनी है, हमारे पास वही है ना कि कहीं से पैसे ट्रांसफ़र होकर आ गए, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएंगे। उसके बाद है कि अगर हमने प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, जो प्रोविडेंट फंड में 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि 10% ऑफ द सैलरी तो एम्प्लॉय का उसमें जाता है और 10% ही एम्प्लॉयर का जाता है। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय क्या करता है कि हर महीने अपनी सैलरी का 10% प्रोविडेंट फंड में जमा करवाता है और उस प्रोविडेंट फंड में साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें शो करना होता है। इसी तरह से अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के से अगर किसी को सैलरी मिलती है एज ए मेंबर, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा।